तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन से जो मैंने आपको पिछली क्लास में लास्ट में होमवर्क दिया हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इजी तो नहीं था, है ना, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम लोग कोशिश करते हैं करने की। देखिए, क्वेश्चन था कि एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से फंक्शनल रिलेशन को? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल टू टू इंटू वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स। एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक, एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको वो फंक्शन निकालना है कि वो कौन सा फंक्शन होगा जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो याद करिए, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, किस पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे? फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स टाइप 1, है ना। क्या कर रहे थे? फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स टाइप 1। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप x की जगह पे कुछ ऐसा पुट करते हो ताकि ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाए और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाए, है ना। जब ऐसा होता था तो क्या बेनिफिट होता था? आपके पास दो इक्वेशन आती थी और दो अननोन हो जाते थे, और दो इक्वेशन दो अननोन को आप सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व करके और जो भी आपको चाहिए रहता था निकाल लेते थे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि इसमें x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि ये इसमें बदल जाए। ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करें? वन अपॉन वन माइनस एक्स अगर हम पुट करें, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि ये इसमें बदल जाए। तो क्लियरली दिख रहा है कि हमें क्या पुट करना चाहिए? x की जगह पे वन अपॉन वन माइनस एक्स हम अगर पुट कर दें तो ये वाला इसमें बदल जाएगा। लेकिन हाँ, डाउट ये है कि क्या ये वाला भी इसमें बदलेगा, ये हमें चेक करना है। तो वो हमें करके देखना पड़ेगा कि ये इसमें बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे रफ वर्क में मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ये इसमें बदलेगा या नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे रफ स्पेस मान लीजिए और यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। तो भाई ये वाला चेक करना है कि इसमें बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो वन अपॉन वन माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? एक्स की जगह पे हमें वन अपॉन वन माइनस एक्स पुट करना है। तो जब आप ये पुट करोगे तो जरा देखो ये कितना बनेगा। ये बनेगा वन माइनस एक्स, यहाँ पे एलसीएम लो, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आएगा वन माइनस एक्स अपॉन नीचे आएगा वन माइनस एक्स माइनस वन। ये देखो ये वन वन कैंसिल, इस माइनस को भी ऊपर भेज दीजिए। तो ये आपने देखा कि किस में कन्वर्ट होगा? x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स में। मतलब ये वाला इसमें कन्वर्ट नहीं होने वाला, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तब फिर क्या होगा? फिर तो ये टू इक्वेशन टू अननोन नहीं बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ये स्टेप फिर भी उठाएंगे। x की जगह पे वन अपॉन वन माइनस एक्स पुट करेंगे। चलो इसको तो इसमें बदलें, ये वाला इसमें नहीं बदलेगा तो देखेंगे क्या किया जा सकता है। फिर जब ये x की जगह पे वन अपॉन वन माइनस एक्स पुट करोगे तो यहाँ भी पुट करोगे, यहाँ भी पुट करोगे, यहाँ भी पुट करोगे, तो भारी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है। यहाँ भी एलसीएम, यहाँ पे फिर, है ना, तो एक लंबा कैलकुलेशन दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, बिफोर डूइंग दिस सब्सटीट्यूशन थोड़ा इसको देखिए जरा, आपने आरएचएस को देखिए तो आरएचएस को ध्यान से देखो। वन माइनस टू एक्स ऊपर है और नीचे है वन माइनस एक्स इंटू एक्स। तो पहले में मैंने आपको बताया था एक बात, रेंज में भी मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो तो जरूर करिए। आप यकीन मानिए आपका हर एक टॉपिक में काम बहुत आसान होने वाला है। तो इसको भी एक जनरल अप्रोच बना के रखिए किसी भी टॉपिक में। ठीक है, आगे जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे उसमें भी, फंक्शन पढ़ रहे हो इसमें भी, रेंज निकालने में उसमें, मतलब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है the numerator can be expressed in terms of denominator तो आप जरूर करिए। तो यहाँ पे हम लोग ये सब्सटीट्यूशन करने के पहले क्या करेंगे? इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब्सटीट्यूशन करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस सब्सटीट्यूशन को रोकता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले हम लोग इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल टू टू टाइम्स,
अब देखो इस 1 माइनस 2x को हम इसके टर्म में ब्रेक करना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर के, तो आई विल राइट 1 माइनस एक्स, देखो 1 माइनस एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर के टर्म में पूरी तरह से आ गया, देखो 1 माइनस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, देन इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, तो यहां से आपके पास देखिए आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, जब करोगे तो 1 माइनस एक्स कैंसिल, कितना बचा 1 अपॉन एक्स बचा, माइनस, ठीक है, इसको साथ में करके फिर पहले इसको ब्रेक किया तो 1 अपॉन एक्स बचा, माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया और आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बचा। ठीक है, तो ये आपके पास बचा। यहाँ पे जानते हो क्या होगा बेनिफिट, यहाँ पे ये होगा कि जब आप कुछ सब्सटीट्यूशन करोगे तो आपको कैलकुलेशन उतना टफ नहीं करना पड़ेगा जितना यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए रिलेटिवली इजी है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या सीखा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीखा क्या, सीखे तो पहले ही हो, ध्यान में रखने वाली बात है ना कि अगर कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस हो तो बिल्कुल करिए, ऐसा करने से काम आपका आसान होता है। अच्छा चलिए, तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहला सब्सटीट्यूशन करते हैं, x की जगह पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर x की जगह पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वाला इसमें बदल जाएगा, ऑल्दो ये वाला इसमें नहीं बदलेगा, लेकिन चलो ये वाला तो इसमें बदलेगा ना, फिर देखते हैं कि क्या किया जाएगा। तो ये आपका देखिए बना f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ, ये किस में बदला, ये देखिए हम लोगों ने पहले चेक कर लिया है, ये बदलेगा किसमें, x माइनस 1 अपॉन एक्स में बदलेगा। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 इंटू, इधर देखो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे लिखना है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स चला गया ऊपर, माइनस, अब देखो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स में x की जगह पे जब आप 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो ये किस में बदलेगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है, देखो आपने चेक कर लिया पहले ही, ये तो वही यही है ना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये किस में बदलेगा, ये किस में बदल रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स में, तो आप इसको लिखिए, ये बदलेगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स में बदला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देते हैं चलिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जैसा पिछले क्वेश्चन में करते थे कि 2 इक्वेशन 2 अननोन, उसी उम्मीद से हमने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास देखिए आएगा, दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस f ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इधर देखिए कितना आएगा 2 टाइम्स, और इसको ना यहीं पे देखिए ओपन करके देखो तो जरा ध्यान से देखिएगा, ताकि मैं अगले पेज में एकदम जो फाइनल है उसको लिखूं। 2 टाइम्स, इसको अगर ओपन करते तो 1 माइनस एक्स माइनस, इसको देखो x बाई एक्स कितना हो गया 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, आपके पास फाइनली बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, और इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अभी देखो कितनी इक्वेशंस हैं आपके पास, अभी आपके पास 2 इक्वेशन है, और अननोन कितने दिख रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस के जैसे इसमें 2 अननोन नहीं है। देखो एक अननोन है एफ एक्स, एक अननोन है एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, वही अननोन इसमें भी है एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये है आपका थर्ड अननोन, है ना। तो कितने अननोन्स हैं आपके पास ऐसा समझिए कि 3 अननोन्स हैं। इक्वेशन कितनी है 2, अननोन कितने हैं 3, तो 2 इक्वेशन 3 अननोन, ये सॉल्व नहीं हो सकता, मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपना प्रोसेस आप कंटिन्यू रखिए, आप फिर कोशिश करिए कि ये वाला इसमें बदल जाए, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर 3 अननोन्स हैं तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 अगर अननोन्स हैं तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए 3, तो एक और इक्वेशन चाहिए, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाला हमारा इसमें बदल जाए। तो बताइए x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स में बदल जाए, है ना। ये थोड़ा टफ काम है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जो है
ये किस में बदल जाए, x माइनस 1/x में। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब देखो ये ओवरलैपिंग ना हो, पता चल जाए इजिली, तो इसलिए हम इसको a लिख देते हैं, a माइनस 1/a, है ना। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें ताकि ये हमारा 1/1 माइनस एक्स, x माइनस 1/x में बदल जाए। ये पता करने के लिए हम लोग वही टेक्निक अपनाते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाई थी कि 1/1 माइनस एक्स किस में बदल जाए भाई, देखो ये बदल जाए a माइनस 1/a में, ताकि इसका ओवरलैपिंग ना हो सके और आपको पता चल जाए x की जगह पे क्या पुट करें ताकि ये इसमें बदल जाए। आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड, तो आपके पास आएगा देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू, इधर रेसिप्रोकल लोगे तो a/a माइनस 1, एक्स को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो यहां से आएगा 1 माइनस a/a माइनस 1, 1 माइनस a/a माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो यहां से आपके पास x आया, इस साइड में लिख देते हैं, इधर से x इक्वल टू कितना आ गया, a माइनस 1 माइनस a, मतलब ये आया माइनस 1/a माइनस 1, या माइनस 1 को नीचे एडजस्ट कर लीजिए, तो 1/1 माइनस a। सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि x की जगह पे क्या पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, 1/1 माइनस एक्स। तो चलिए x की जगह पे हम लोग 1/1 माइनस एक्स पुट करते हैं। जब x की जगह पे 1/1 माइनस एक्स पुट करोगे तो जरा देखो ये क्या बदला, ये कन्वर्ट हो गया आपका f ऑफ, इसमें बदल गया, x माइनस 1/x में बदल गया, प्लस ये किस में बदलेगा, देखो तो x माइनस 1/x किस में बदलेगा। इसके लिए चलिए रफ वर्क में फिर से आपको दिखा देते हैं कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से रफ वर्क करके दिखा देता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट होगा, कौन सा, x माइनस 1/x में अगर आप x की जगह पे 1/1 माइनस एक्स रखोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देखते हैं, इसमें बदलेगा या किसी और में बदलेगा, देखा जाए, ठीक है। तो रखने के पहले ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो x बाई एक्स 1 माइनस 1/x, देन 1 माइनस x की जगह पे पुट करो 1/1 माइनस एक्स, जब आप पुट करोगे 1/1 माइनस एक्स, तो ये देखिए चला गया ऊपर, इसको ओपन करो तो 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाला x में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो अच्छा हुआ, देखिए ये वाला कन्वर्ट हो गया x में, इक्वल टू 2 टाइम्स, इधर देखिए क्या बना, इधर आपके पास बन रहा है 1/x, तो 1/x की जगह पे रखो 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स चला गया ऊपर, माइनस x की जगह पे क्या रखना है, 1/1 माइनस एक्स, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखिए आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं, आपके पास अभी 3 इक्वेशन है, अननोन कितने हैं, चलिए काउंट करते हैं अननोन्स। देखो एक है आपका fx, एक है f ऑफ 1/1 माइनस एक्स, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स, ये तो ठीक है पहले ही था, ये थर्ड अननोन f ऑफ x माइनस 1/x, फिर यहाँ पे ये तो वही थर्ड वाला ही है देखो, और ये fx ये फर्स्ट वाला अननोन है। तो कुल मिला के ना आपके पास 3 इक्वेशन और 3 अननोन हो गए, है ना, कितने, 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व करके हमें इस fx की वैल्यू निकालनी है, ये f ऑफ x माइनस 1/x को हमें इलिमिनेट करना है, इसको इलिमिनेट करना है, प्लस इसको भी इलिमिनेट करना है, f ऑफ 1/1 माइनस x को भी इलिमिनेट करना है, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स को भी इलिमिनेट करना है। तो ध्यान से देखिए, इसको इलिमिनेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इलिमिनेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना मैं 1 और थर्ड को ऐड कर दूं, 1 और थर्ड को क्या कर दूं, ऐड, देखो तो 1 और थर्ड को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, fx प्लस fx कितना हो जाएगा, 2fx, प्लस f ऑफ 1/1 माइनस एक्स, प्लस f ऑफ x माइनस 1/x, जो ये है देखो f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस ये x माइनस 1/x, इसको हटाना है ना, तो इसलिए इसमें -2 भी कर देते हैं। सो इफेक्टिवली आपके पास क्या बचेगा, fx प्लस fx 2fx, और बाकी ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो ये चेंज करने के बाद हमारे पास देखिए आएगा 2fx इज इक्वल टू 2fx इक्वल टू 1 प्लस 3 करना है, -2 करना है, तो एक एक करके करिए, पहले 1 वाला लिखो, 1 वाला 2 कॉमन आएगा सब में, 2 सब में कॉमन आएगा, 1/x माइनस 1/1 माइनस एक्स, देखिए 2 कॉमन,
1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये फर्स्ट वाले में है, ठीक। प्लस 3 करना है तो प्लस 3 करो, तो 2 कॉमन, 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो प्लस कितना आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। देन माइनस 2 करिए, माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो 2 इसमें भी कॉमन, जब इसको माइनस करोगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ये आएगा, ठीक। देखिए कितना सिंप्लीफाई हुआ, ये x कैंसिल, ये 1 बाई एक्स, ये माइनस 1 बाई एक्स कैंसिल, आगे कितना बचा, 2 और 2 भी कट कर दो, सो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बचा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, बस एक ये बचा है 1 माइनस, और कितना बचा है ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये बन गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, एलसीएम लीजिए, तो ये आएगा देखिए 1 माइनस एक्स माइनस 2, 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस को नीचे भेज दो तो बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दैट बिकम्स योर एफ एक्स, ये है आपका एफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शनल रिलेशन को, ये जो फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ था, इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन मिल गया है ना, क्या फंक्शन मिला, दैट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था जैसा मैंने पहले ही बताया था, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है ये अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से फिर से बता देता हूं, उसके बाद भी अगर किसी का डाउट रहेगा तो मुझे बताइए। देखिए ये फंक्शनल रिलेशन था, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, if न्यूमरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जरूर करिए, क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो देखिए हमने इसको इसके डिनोमिनेटर के टर्म में लिखा, तो हमारे पास ये रिलेशन आया, ये, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स टाइप 1 में हम लोग x की जगह पे कुछ ऐसा पुट करते हैं ताकि ये इसमें बदल जाए, और ये कोशिश करते हैं कि इसमें भी बदल जाए। अगर ऐसा होता है तो दो इक्वेशन, दो अननोन आती हैं जिसको हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको इसमें बदलने के लिए जब हमने x की जगह पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पुट किया, तो हमने देखा कि ये वाला इसमें नहीं बदल रहा, बल्कि ये किसी तीसरे वेरिएबल में बदल रहा। तो और क्या रास्ता था, और कोई रास्ता था नहीं, है ना। हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, और कोई रास्ता नहीं तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसी को जब कंटिन्यू किया, x की जगह पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पुट किया, तो हमारे पास देखिए ये आ गई दूसरी इक्वेशन ये, और जब दूसरी इक्वेशन आई तो हमने एनालिसिस किया कि अब हमारे पास 2 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स हैं। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया कि सिंस देयर आर 3 अननोन्स, इसलिए हमको 2 नहीं बल्कि 3 इक्वेशन चाहिए। तो हमने फिर से कुछ ऐसा कोशिश किया कि x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि ये वाला हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, तो मैंने जो टेक्निक बताई थी उससे हम लोगों ने चेक कर लिया कि अच्छा ये इसमें बदलना है, तो हमने इसकी जगह पे a रखे ताकि ओवरलैपिंग ना हो, x की वैल्यू निकाल लिया ये। तो हमें पता चला कि x की जगह पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अगर हम पुट करेंगे तो ये इसमें बदलेगा, देखो बदल गया, और इसको चेक किया तो ये x में बदल रहा था और ये आ गया, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और अननोन भी 3 हो चुके हैं, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया fx की वैल्यू निकालने के लिए और इन दोनों को कैंसिल करने के लिए। तो सिंपल सा था, 1 प्लस 3 किया माइनस 2 किया, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हट गया और आपके पास 2fx की वैल्यू आ गई, जिससे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके fx को निकाल लिया, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं फंक्शन में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है।
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आईआईटी में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैकेज में भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आपको इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इनवर्स, क्या होता है, कैसे निकालते हैं इनवर्स को, क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन से फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं। देखिए ये है सेट ए, ये है सेट बी। इसको आप बोलते हो डोमेन और इसको आप क्या बोलते हो, कोडोमेन। और डोमेन से कोडोमेन पे एक फंक्शन f डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे w x y z है और यहाँ पे हमने क्या लिया, चलो 1 2 3 4। तो डोमेन से कोडोमेन पे एक फंक्शन डिफाइंड है और हम इस फंक्शन के इनवर्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f इज विल बी डिफाइंड फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन। ये है इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f विल बी डिफाइंड फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन। किसी फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो कहां से कहां डिफाइन होता है, कोडोमेन से डोमेन डिफाइन होता है। दूसरी बात देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, हर एक फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स होता है। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन f है और उसके 2-4 इनवर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक फंक्शन का एक अपना यूनिक इनवर्स होता है, ठीक। और हर फंक्शन का ही इनवर्स निकालते हो, ऐसे इंडिपेंडेंट इनवर्स नहीं आता। तो जैसे एक फंक्शन अगर यहां से यहां डिफाइंड है, तो ये जो f इनवर्स है, जो इसका इनवर्स है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स, दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन। अब कैसे डिफाइंड होगा, देखिए अगर f ने w का इमेज 1 दिया, अगर f ने w का इमेज 1 दिया, तो f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जो 1 का इमेज w देगा। बिल्कुल f का उल्टा, बिल्कुल f से उल्टी प्रॉपर्टी रखने वाला, ठीक है। कहने का मतलब देखिए कि अगर f आपका a से b पे डिफाइंड है, डोमेन से कोडोमेन पे डिफाइंड है, तो उसका इनवर्स उल्टा कोडोमेन से डोमेन पे डिफाइंड होगा। दूसरा कि अगर f ने w का इमेज 1 दिया है, तो जो f इनवर्स है वो 1 का इमेज w देगा। देन आई एम सेइंग कि f इनवर्स जो है वो 1 का इमेज क्या देगा, w, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, f इनवर्स को आप ये मत समझना कि ये f की पावर -1 है, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। ये f की पावर -1 नहीं है, ये f इनवर्स बस एक नोटेशन है जो इस f के इनवर्स को डिनोट करता है। बाकी ये भी एक फंक्शन ही है, समझे। तो ये f की पावर -1 समझने की भूल मत करिएगा, इसको 1/f गलती से मत लिख देना। ये f की पावर -1 नहीं है, बल्कि ये इस फंक्शन का इनवर्स है। ये भी एक फंक्शन ही है जो यहाँ से यहाँ पे डिफाइंड होता है और कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है कि अगर f ने w का इमेज 1 दिया है, तो f इनवर्स 1 का इमेज w देगा, समझे। अगर f जो है वो x का इमेज 3 दे रहा है, तो f इनवर्स जो है वो 3 का इमेज x देगा, ठीक है। इस तरीके से f इनवर्स जो है वो डिफाइंड होता है। तो f इनवर्स के बारे में पता चला कि ये क्या होता है। f इनवर्स ये हर एक फंक्शन का यूनिक होता है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन, और कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिएगा, f का डोमेन जो है वो क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f, इट इज w x y z। ये वाले पॉइंट्स f का डोमेन है, इनपुट का काम कर रहे हैं। और f का रेंज क्या होगा, f का रेंज होगा 1 2 3 4, मतलब अगर पूरी मैपिंग करें तब की बात करें 1 2 3 4। लेकिन f इनवर्स जो दूसरा फंक्शन f इनवर्स, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा 1 2 3 4, और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा w x y z, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें ये पता चल रहा है कि f फंक्शन का जो डोमेन था वो उसके इनवर्स का रेंज होता है, और फंक्शन का जो रेंज है वो उसके इनवर्स का डोमेन होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पता है इस पे बेस्ड बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये अभी मैं नहीं लिखा रहा हूँ, मैं इसको आपको लिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल जस्ट इसको सुन लीजिए। क्या कि डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इंटरचेंज विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये अभी आप जान लीजिए, बाकी इसको हम लोग
मैं प्रॉपर्टी के तौर पे इसको लिखाऊंगा। तो सबसे पहली लाइन, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट बना के पहला पॉइंट लिखिए कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन। कोडोमेन से डोमेन पे डिफाइंड होता है, ये प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है कि डोमेन और रेंज फंक्शन के और उसके इनवर्स के बदल जाते हैं, वो मैं बाद में लिखाऊंगा कि फंक्शन का डोमेन इनवर्स का रेंज है और फंक्शन का रेंज इनवर्स का डोमेन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी। तो हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी। कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि कौन से फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है, या ऐसी क्या कंडीशन होती है ताकि हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकें। क्या सारे फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है, या फंक्शन कुछ खास क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तभी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं पहले कुछ एग्जांपल्स, तो फिर आपको समझाता हूं कि भाई ऐसे कौन से फंक्शन है जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूं, ये डिफाइंड है आपका एक फंक्शन, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ये w x y z 1 2 3, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या ये फंक्शन है। यस, ये बिल्कुल फंक्शन है ना। क्यों? ये मेनली वन फंक्शन है, इसमें एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं मिल रहा। देखो, एक एलिमेंट का दो, किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं मिल रहा, पहली कंडीशन। और डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं है, ये दूसरी कंडीशन। दोनों फुलफिल्ड है, इसलिए ये बिल्कुल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन उठता है कि इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स देखो भाई, यहां से यहां पे डिफाइंड होता है ये। तो क्या एफ इनवर्स जो है वो फंक्शन है? एफ इनवर्स क्या फंक्शन है? एफ इनवर्स फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है एफ इनवर्स? क्योंकि एफ इनवर्स के अगर बारे में आप देखोगे तो एफ इनवर्स के एक इनपुट का कितना आउटपुट आ रहा है। देखो, इस एक इनपुट का कितना आउटपुट आ रहा है? दो आउटपुट आ रहा है। तो ये तो फंक्शन की कंडीशन को वायलेट कर गया, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन है कि एक एलिमेंट का एक ही इनपुट मिलना चाहिए, एक का दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनवर्स की ये जो इनवर्स है एफ इनवर्स, वो फंक्शन की कंडीशन को वायलेट कर गया। यहाँ पे एक इनपुट का दो आउटपुट मिलने लगा, इसलिए इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होगा, इसलिए इनवर्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन मेनी वन होता है ना, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। मेनी वन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेनी वन का इनवर्स अगर आप बोलोगे तो फिर वो वन मेनी हो जाएगा, ठीक है। और वन मेनी फंक्शन कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए पहली कंडीशन ये हुई कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपका फंक्शन मेनी वन नहीं, बल्कि कैसा होना चाहिए? वन वन होना चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन पता चला कि इनवर्स के एग्जिस्ट होने के लिए हमारा फंक्शन मेनी वन नहीं होना चाहिए, बल्कि वन वन होना चाहिए। मेनी वन फंक्शन जो होते हैं उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, वो नॉन इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलिए। दूसरा मैं फिर आपको बनाता हूं एक और यहां से यहां पे फिर से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f, और इस बार वन वन फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। w x y z 1 2 3 4 5, एक सिंपलेस्ट वन वन फंक्शन देखिए, ये है, ठीक। ये वन वन फंक्शन है। यस, फंक्शन है कि नहीं? डेफिनेटली फंक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। एक एलिमेंट का एक इनपुट का एक आउटपुट, एक का दो आउटपुट नहीं मिल रहा, और डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप्ड है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा। तो अब अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या इनवर्स जो है वो डिफाइंड होगा, क्या इनवर्स फंक्शन होगा? तो अगर आप इनवर्स के बारे में देखोगे, को डोमेन से जो डोमेन पे डिफाइंड है,
आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार ये डोमेन हो गया और डोमेन का एक एलिमेंट खाली बच गया, है ना, तो इसलिए इनवर्स जो है ये फंक्शन नहीं होगा, या इन अदर वर्ड्स आई विल से कि जो इनवर्स है वो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे देखो, अगर फंक्शन की कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली बच जाता है तो उसका इनवर्स जो है वो डिफाइन नहीं होता, या इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है ना, अगर फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट जाएगा और उसका इनवर्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ इन दोनों से हम लोग फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। वो फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं एंड ऑन टू भी होते हैं, वही फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं, बाकी फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये थ्योरेटिकली आपको क्लियर हो गया कि कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो लिख लीजिए नीचे इसमें क्या, द फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल, द फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल इफ इट इज क्या, फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, इफ इट इज 1 1 ऑन टू, इफ इट इज 1 1 ऑन टू, या ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, बाइजेक्टिव, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, बाइजेक्टिव। तो द फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। क्लियर? अच्छा, ऑन टू जो है वो तो किसकी प्रॉपर्टी है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज की प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन टू क्या है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल है तो वो ऑन टू होगा। और 1 1 क्या होता है, याद करिए, 1 1 के लिए आपका फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है ना। तो यहां से एक और आप लाइन मेंशन कर सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, strictly increasing or strictly decreasing functions are invertible। ठीक है, मतलब कहने का कि देखो जो फंक्शन इन्वर्टिबल है वो 1 1 तो जरूर होना चाहिए। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 तो जरूर ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। तो सिंस वो 1 1 है इसलिए वो क्या होगा, वो या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब वो 1 1 है, वही फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है। साथ में डेफिनेटली ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू के लिए क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। सो क्लियर, कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला आते हैं हम लोग प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स। किस प्रोसेस से हम लोग किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग में डालते हैं क्या, प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स। प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात देखी है कि फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक है, फंक्शन का जो डोमेन होता है, या इसी डायग्राम में देख लो, अभी 5 को थोड़ा देर के लिए मानो कि ये नहीं है, ठीक है, ऐसे फंक्शन समझो। फंक्शन का जो डोमेन होता है वो उसके इनवर्स का रेंज बन जाता है। फंक्शन का जो रेंज होता है, फंक्शन का जो रेंज होता है वो उसके इनवर्स का डोमेन बन जाता है ना। मतलब डोमेन और रेंज बेसिकली एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। फंक्शन का इनपुट x जो है वो उसके इनवर्स का आउटपुट y बन जाता है। फंक्शन का आउटपुट y जो है वो उसके इनवर्स का इनपुट बन जाता है। मतलब एक तरीके से x और y बदल गए, है ना। तो यही है प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स। अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप यही है कि आप एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। पहला स्टेप क्या है कि आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करोगे। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x को y के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे ये मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूं। रेंज में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
कुछ भी करिए, लेकिन सारा फिर उसके बाद x का टर्म कलेक्ट करिए, फिर x इक्वल टू निकाल लीजिए। तो कुछ भी करके आपको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। दूसरा स्टेप, इंटरचेंज x एंड y। दूसरा स्टेप क्या करना है? इंटरचेंज x एंड y। दूसरा स्टेप ये है कि आपको x और y को इंटरचेंज कर देना है। ऐसा करने से जो नया फंक्शन मिलेगा वही आपका गिवन फंक्शन का इनवर्स होगा। सिर्फ आपको x और y को बेसिकली इंटरचेंज करना। अच्छा, ये क्यों किया? आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, फंक्शन का इनपुट x, उसके इनवर्स का आउटपुट y बन गया, है ना। फंक्शन का x उसके इनवर्स का y है और फंक्शन का y उसके इनवर्स का x है। इसीलिए मैंने इसके प्रोसेस में क्या लिखा है कि आपको इंटरचेंज x एंड y कर देना है। फंक्शन दिया है, फंक्शन में अगर आप x की जगह पे y, y की जगह पे x कर दो, तो जो आपका नया फंक्शन आएगा वो उसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इसमें कुछ एक दो छोटे छोटे एग्जांपल दिखाता हूं। दीज आर नॉट क्वेश्चंस, जस्ट एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल है कि इफ fx इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x, देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड f इनवर्स x। क्या निकालना है? f इनवर्स x निकालना। तो भाई बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है आपका? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको y लिख दो, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखिए आएगा 2y प्लस xy इज इक्वल टू x माइनस 1। अब सारा x का टर्म जो है ना वो एक साथ कलेक्ट करो। तो इसको एक साथ कलेक्ट करो, x वाले को इसको उधर भेज दो। तो यहाँ से देखिए x टाइम्स आएगा y माइनस 1 इक्वल टू, ये 2y उधर गया तो माइनस 2y माइनस 1। y माइनस 1 को नीचे भेजिए तो x इक्वल टू आएगा, इसका माइनस कॉमन निकाल के इसको दे देना, ठीक है। 2y प्लस 1 अपॉन, इसको माइनस दे दिया तो आएगा 1 माइनस y। ये आया, ठीक है। नाउ तो पहला स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप क्या बताया था? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, हो गया। दूसरा इंटरचेंज x एंड y। अब जहां जहां पे y है वहां वहां पे x रख दो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे y रख दो। तो यहाँ पे y रख दो और यहाँ पे x रख दो, तो you'll get 2x plus 1 upon 1 minus x। अब ऐसा करने से जो नया फंक्शन मिला वही इस गिवन फंक्शन का इनवर्स होगा, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं कि हमारा f इनवर्स x जो है वो क्या आएगा? दैट विल बी 2x plus 1 upon 1 minus x। So that is inverse of the given function। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू ln x, देन फाइंड f इनवर्स x। तो इसका आप इनवर्स निकालिए, ठीक है। इजी है, फिर से कर सकते हो। क्या करोगे देखो तो, रूल फॉलो करिए, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ये देखो ये लिखा है y इज इक्वल टू ln x। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में लाओ, लॉग हटाओ, कैसे हटाते हो? ये होता है बेस, ये होता है पावर, तो आएगा x इक्वल टू e टू द पावर y। ये देखो, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y कंप्लीटेड। अगला स्टेप क्या है? इंटरचेंज x एंड y। तो x की जगह पे y लिखो, y या डायरेक्ट f इनवर्स x लिखो, और y की जगह पे x लिख दो, e टू द पावर x। तो f इनवर्स x जो है वो क्या हो गया? e टू द पावर x। अच्छा, इसको ना आप रिजल्ट के जैसे आपके दिमाग में रहना चाहिए। कुछ चीजें रिजल्ट के जैसे आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या है रिजल्ट के जैसे? क्या दिमाग में रहना चाहिए कि भाई log x एंड e टू द पावर x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स। क्लियर? व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड इनवर्स? आपको सिर्फ x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। जब हो जाए तो उसके बाद x और y को इंटरचेंज कर देना है। ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी कि कौन से फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं, कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। ध्यान रखिएगा,
या इन्वर्टिबल फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और आपने पीछे क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि फंक्शन का डोमेन और रेंज इनवर्स के साथ बदल जाते हैं। फंक्शन का डोमेन इनवर्स का रेंज और फंक्शन का रेंज इनवर्स का डोमेन होता है। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा पीछे कि एफ इनवर्स 1/f नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरा फंक्शन है जो कोडोमेन से डोमेन पे डिफाइंड है और ये बिल्कुल उल्टा आउटपुट देता है। अगर f ने w का आउटपुट 1 दिया तो f इनवर्स जो है वो 1 का आउटपुट w देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी तक हो चुकी हैं। इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप इसके क्वेश्चंस को भी उतने ही अच्छे से कर पाओगे। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वही है जो मैं आपको पीछे बताते आ रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक लिखाया नहीं था। क्या प्रॉपर्टी बताते आ रहे थे? मैंने आपको बताया है कि फंक्शन का डोमेन इनवर्स का रेंज हो जाता है और फंक्शन का रेंज इनवर्स का डोमेन हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी बहुत यूज में आएगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी की डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन and its inverse, domain and range of function and its inverse interchange with each other. Okay, next प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, अब इसको पहले समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 समझोगे उसके बाद लिखेंगे हम लोग। ठीक है, समझने के बाद नोट करेंगे। ये बेसिकली ग्राफिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। अब मैं ना एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन आप सभी को पता है ओरिजिन से पास करती है और जिसका स्लोप जो है वो क्या होता है, 1 होता है ना। ये है लाइन, कौन सी लाइन है ये? y इक्वल टू एक्स लाइन है। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे रैंडमली मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया। ठीक, ये कोई फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है। मान लीजिए ये इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। तो ये फंक्शन किस पॉइंट से पास कर रहा है? a, b से। इसका मतलब कि अगर आप x की वैल्यू a डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? b। x की वैल्यू a डालो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? b। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि f ऑफ x की वैल्यू क्या डाला? a, तो f ऑफ a आउटपुट y की वैल्यू क्या मिलेगी? b। तो f ऑफ a इक्वल टू b। तो इसके इनवर्स के बारे में क्या बोल सकते हो आप? देन इनवर्स के बारे में आप क्या बोलोगे? देखो इनवर्स जो है, अगर फंक्शन ने a का आउटपुट b दिया है तो जो इनवर्स होगा वो b का आउटपुट a देगा। देखो इनवर्स जो है वो b का आउटपुट क्या देगा? a। फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखो इसको ऐसे समझना कि इफ fa इज इक्वल टू b, तो f को अगर आप दूसरी साइड भेजोगे, f को दूसरी साइड भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा? f इनवर्स बन जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि f इनवर्स ऑफ b इक्वल टू a। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पज से ये ठीक है, टेक्निकली ये सही नहीं है। f को हम दूसरी साइड भेजते नहीं है, टेक्निकली ये रॉन्ग है। ठीक है, f को हम दूसरी साइड नहीं भेजते, बल्कि f इनवर्स एक दूसरा फंक्शन है जिसमें अगर b इनपुट डालोगे तो वो आउटपुट में a देगा। लेकिन यस, प्रैक्टिकल पर्पज से आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि अगर f इक्वल टू b है तो f को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? f इनवर्स b इक्वल टू a बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो? फिर से देखिए कि आपका फंक्शन जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? a, b से, तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इनवर्स जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो y इक्वल टू एफ इनवर्स x होगा वो आप देख सकते हो कि वो किस पॉइंट से पास करेगा। देखो तो x की जगह पे b, तो y की जगह पे a। मतलब इसका इनवर्स जो है वो किस पॉइंट से पास करेगा? b, a से पास करेगा।
ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा फंक्शन a कॉमा बी से पास करता है तो उसका इनवर्स b कॉमा a से पास करेगा। फिर से सुनिए, अगर फंक्शन a कॉमा बी से पास करता है तो उसका इनवर्स b कॉमा a से पास करेगा। और ये b कॉमा a और a कॉमा b में कोई रिलेशन है? याद करिए, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, आपको फिर से याद दिलाते हैं। b कॉमा a और a कॉमा b में रिलेशन ये होता है कि ये दोनों ना एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ये आएगा b कॉमा a, ठीक है। b कॉमा a और a कॉमा b ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। इमेज मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, याद करिए। मैंने बोला था कि अगर y इक्वल टू x के अबाउट इमेज लेते हो तो ये x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के इमेज हैं। a कॉमा b और b कॉमा a का मिड पॉइंट जो है वो y इक्वल टू x लाइन पे लाई करता है। चेक करो, a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू, है ना, a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू, यस, लाई करता है ना y इक्वल टू x लाइन पे। तो ये y इक्वल टू x लाइन पे लाई करता है। दूसरा, इसका जो स्लोप है वो इसका परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप चेक करो, a माइनस बी अपॉन बी माइनस a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। इसका स्लोप कितना है? -1। इसका स्लोप 1। यस, ये एक दूसरे के क्या है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए a कॉमा बी और b कॉमा a एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई इमेज है तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, एंड ये मिरर से ये जितना दूर है उतना ही दूर ये भी होगा। तो दोनों आपने प्रूफ कर दिया कि इसका मिड पॉइंट ये है, एंड एडिशनली ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब a कॉमा बी एंड b कॉमा a आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो फिर से सुनिए, अभी तक आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर आपका फंक्शन a कॉमा बी से पास करता है तो उसका इनवर्स b कॉमा a से पास करेगा, और ये b कॉमा a कॉमा b का मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। और ये सारे पॉइंट के लिए ट्रू है ना, क्योंकि a कॉमा b तो आपने रैंडमली कोई पॉइंट लिया। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लिया, तो अगर फंक्शन इस पॉइंट से पास करता है a कॉमा b से तो उसका इनवर्स b कॉमा a से पास करेगा, जो इसका मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। और ये सारे पॉइंट के लिए इक्वली वैलिड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पॉइंट बाय पॉइंट आप रिलेशन बिठाओगे हर एक पॉइंट के लिए कि फंक्शन जिस पॉइंट से पास करता है उसका इनवर्स जो है वो b कॉमा a से पास करेगा, मतलब उसके मिरर इमेज से पास करेगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो आपको पता चलेगा कि जो इनवर्स ऑफ द फंक्शन है उसका ग्राफ, पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन होगा या जो इनवर्स ऑफ द फंक्शन होगा उसका ग्राफ आपके फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो ये है ग्राफिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, graph of function and its inverse are, graph of function and its inverse are symmetric about, इसको मैं symmetric लिखता हूं, symmetric about y equal to x line। ठीक है, graph of function and its inverse are symmetric about y equal to x line। या आप बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। सिमेट्रिक मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। सो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक, इससे फायदा क्या हुआ पता है? अगर आपको एक फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप उसके इनवर्स के ग्राफ को थोड़ा सा मतलब उसका आइडिया ड्रॉ कर सकते हो कि उसके इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट इसके ग्राफ का मिरर इमेज होगा। अब देखिए एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। अभी आपने पिछले पेज पे देखिए पढ़ा है कि log x और e टू द पावर x एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स। देखो पीछे आपने पढ़ा है log x और e टू द पावर x एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आप दोनों का ग्राफ देख सकते हैं। देखो log का ग्राफ याद करिए ऐसे आता था, ऐसे, और e टू द पावर x का ग्राफ देखिए ऐसे आता था। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ये दोनों जो है क्या दिख रहे हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज
अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन, या एक दूसरे के ये क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, फिर से पहले इसको ग्राफिकली समझिएगा। ठीक है, तो फिर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, और फिर से मैं एक y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करता हूं। और आपको पता है कि फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट y इक्वल टू x लाइन। तो देखिए, मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे, ध्यान से देखिएगा। ये है, मान लीजिए, हमारे फंक्शन का ग्राफ है ना, ये है हमारा फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये है y इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए इसके इनवर्स का ग्राफ बनाइए। इसके इनवर्स का ग्राफ जब बनाओगे तो आपको पता है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट y इक्वल टू x लाइन, या सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। तो इसका मिरर इमेज लेते हुए बनाओ तो ऐसे आएगा, देखो मिरर इमेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पे एक दूसरे को कट कर जाएंगे ना ऐसे। फिर इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका मिरर इमेज बनाओ, देखो आया आया आया, है ना। फिर एकदम मिरर इमेज बनाओगे, फिर यहाँ पे कट कर जाएगा। फिर इसका मिरर इमेज बनाओ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, देखो ऐसे बनेगा। फिर इस तरीके से ये भी यहाँ पे कट कर जाएगा। ये जो दूसरा रेड कलर का मैंने ग्राफ बनाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y इक्वल टू एफ इनवर्स x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो देखो ये फंक्शन का ग्राफ है, ये इसके इनवर्स का ग्राफ है। अब हम लोग एनालाइज करते हैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। देखो दोनों कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, देखो तो ध्यान से, ये यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है ना कि ये जो फंक्शन और उसके इनवर्स हैं, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, किन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। ये जिन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये y इक्वल टू x लाइन पर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली कि फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर और इसको एक्सप्लेन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फंक्शन एंड इट्स इनवर्स intersect each other, function and its inverse intersect each other at y इक्वल टू x लाइन। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, y इक्वल टू x लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये ग्राफिकली आपको दिख रहा है कि फंक्शन और उसके इनवर्स y इक्वल टू x लाइन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका यूज कैसे होगा क्वेश्चन में, पता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मैं दूं कि सॉल्व करो, एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। मैंने बोला चलो सॉल्व करके x की वैल्यूज बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि आपने देखा है तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। मैंने ऐसा फंक्शन दे दिया जिसका इनवर्स निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब आप उसका इनवर्स निकाल ही नहीं पा रहे हो। लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं, सॉल्व करना है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को। ठीक है, और आप बोल रहे हो नहीं इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, या कभी कभी इनवर्स निकल भी जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है कि मैथमेटिकली सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ कि कहां कहां पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल मतलब कहां कहां पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने का मतलब है कहां कहां पे ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कहां कहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। कहां कहां पे कट करते हैं भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो बेटर है कि इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग दिस, बेटर है कि चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को।
इसको सॉल्व करने की बजाय हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो इससे क्या पॉइंट मिलेगा, ये fx और x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो वही सेम टू सेम पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। fx और x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको वही सेम टू सेम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन इट इज बेटर टू सॉल्व fx इक्वल टू x, बिकॉज fx और f इनवर्स x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा जो fx एंड y इक्वल टू x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो जब मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो ध्यान रखिएगा, इसके बजाय आपको ये सॉल्व करना है। आपको बड़ा फायदा होगा, एक तो इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा, वो झंझट खत्म हो जाएगी, और दूसरा कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं आएगी, एक रिलेटिवली सिंपल इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए क्या, इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग fx equal to f inverse x, it is better to solve fx equal to x, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा पॉइंट बता देते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फंक्शन और उसके इनवर्स सिर्फ y इक्वल टू x लाइन पे कट करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मतलब फंक्शन और उसके इनवर्स y इक्वल टू x लाइन के अलावा भी कहीं पे कट कर सकते हैं, समझे। देखिए दिखाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंक्शन और उसके इनवर्स जो है वो y इक्वल टू x लाइन के अलावा भी इंटरसेक्ट कट कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सिर्फ y इक्वल टू x लाइन पे ही कट करते हैं फंक्शन और उसके इनवर्स। जैसे मान लीजिए कि मैंने फंक्शन का ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, ठीक। अब इसके इनवर्स का ग्राफ बनाइए। तो प्रॉपर्टी से इनवर्स जो है कैसा होता है, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट इसी फंक्शन का मिरर इमेज। तो जरा इसका मिरर इमेज लो, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, इसका मिरर इमेज लोगे तो ऐसा मिलेगा। इसका मिरर इमेज लो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, तो इसका मिरर इमेज लोगे तो ऐसा मिलेगा। तो देखिए ये y इक्वल टू x लाइन पे तो कट कर ही रहे हैं, लेकिन y इक्वल टू x के अलावा भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि फंक्शन और उसके इनवर्स एक दूसरे को y इक्वल टू x के अलावा भी इंटरसेक्ट कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि फंक्शन और उसके इनवर्स सिर्फ y इक्वल टू x लाइन पे ही कट करते हैं। अब ये बात अलग है कि मतलब कौन से फंक्शन सिर्फ y इक्वल टू x पे ही कट करेंगे, कौन से कुछ अलावा पॉइंट पे कट कर सकते हैं। ये देखो ग्राफिकल नेचर जानना पड़ेगा आपको। अगर आपने देखा कि फंक्शन का ग्राफ ये इस टाइप का स्लोप रखे, मतलब ऐसा टाइप का है, तो वो कंफर्म है कि वो एक दूसरे वो और उसका इनवर्स एक दूसरे को सिर्फ y इक्वल टू x लाइन पे कट करेंगे और कहीं नहीं कट करेंगे। लेकिन अगर फंक्शन देखिए इस टाइप का है, ऐसा स्लोप रखे हुए, इस टाइप का, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन और उसके इनवर्स एक दूसरे को y इक्वल टू x के अलावा भी कहीं पे कट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लीजिएगा कि fx एंड f इनवर्स x में इंटरसेक्ट at some other points which do not lie on y equal to x, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलती भी हो सकती है। हालांकि इसी पे ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा, ये आपको बहुत एक्सेप्शन है, ठीक है। कि फंक्शन और उसके इनवर्स कभी कभी कहीं और पे भी कट कर सकते हैं। तो हल्का ग्राफिकल नेचर एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा। अगर ऐसा ग्राफ होगा इस टाइप का, तो y इक्वल टू x के अलावा कहीं नहीं कट करेगा। अगर ऐसा ग्राफ हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि y इक्वल टू x के अलावा भी कहीं पे कट हो जाए। सो दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ जल्दी से कर लीजिए, वी मूव टू फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, if fx and gx are inverse of each other, then अगर fx और gx ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि f of gx is equal to x, एंड आप ये भी बोल सकते हो कि g of
fx इज ऑल्सो इक्वल टू x। ठीक है, अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये बेसिकली एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल न कर देंगे, है ना। g ने x का इमेज gx दिया तो f ने gx का इमेज वापस x दे दिया। f ने g ने जहां पे यहां पहुंचाया, अगर g ने, तो उसके इनवर्स ने वापस उसको यहीं पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो हम क्या करें कि f ऑफ gx इक्वल टू x, g ऑफ fx इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो f ऑफ gx इक्वल टू x होगा, g ऑफ fx इक्वल टू x होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि f ऑफ f इनवर्स x, ये क्या आएगा, x आएगा। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसका यूज जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनता है आईटी में। पहली बात कि अगर कहीं पे आप ये प्रॉपर्टी देखो ना कि f ऑफ gx इक्वल टू x, तो आप समझ जाओ कि f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर कहीं भी आप ये देखो दिस इज इक्वल टू x, आप तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करो कि f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, दूसरा इसका यूज है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल है ना, इफ gx is difficult to find, अगर इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, इन्हीं में से कोई प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने देखा कि gx इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल है फंक्शन का, लेकिन फिर भी इनवर्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करोगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा। तो इसके बाद चले देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, क्या, कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स। जैसे कंपोजिट फंक्शन फॉग है और फॉग का इनवर्स निकालना है, तो देखो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का अगर इनवर्स पूछा तो आप क्या फर्क पड़ता है, आप वन बाय वन रूल फॉलो करते हुए अपने नॉर्मल फंक्शन के जैसे इनवर्स निकाल देना, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, ये करके आप बड़े आराम से इनवर्स निकाल सकते हो, है ना। लेकिन ये एज एन ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में ये ऑप्शन के तौर पे आपको दे देगा, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कैसे होता है, तो कंपोजिट फंक्शन के इनवर्स को जब इसको आप ओपन करोगे ना, तो इसका ऑर्डर बदल जाएगा, ये बन जाएगा g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ऐसे बदल जाएगा। क्लियर, कंपोजिट फंक्शन फॉग का इनवर्स जो है वो क्या बन जाएगा, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ऐसे बन जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, वेन से सेट वाले से प्रूफ करके थोड़ा दिखाता हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। ध्यान रखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आप बड़े आराम से कैसे भी क्वेश्चन को डील कर लोगे। ध्यान रखना। तो देखो भाई, ये यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन की बात की जा रही, किसके इनवर्स की बात की जा रही, फॉग के। फॉग जो है वो f ऑफ gx है, इनर फंक्शन g है, इनर फंक्शन क्या है, g, आउटर फंक्शन f है। तो यहां से यहां पे कौन डिफाइन हो रहा है, यहां से यहां पे जाकर के फॉग डिफाइन हो रहा है, फॉग f ऑफ gx, इनर फंक्शन g, आउटर फंक्शन f, ये है फॉग। और फॉग का इनवर्स जो है वो यहां से यहां पे डिफाइन होगा, देखो यहां से यहां पे, ये होगा फॉग का इनवर्स। तो फॉग का इनवर्स कैसे आएगा, देखो पहले आएगा f इनवर्स, दोबारा लिख देते हैं यहां पे, पहले क्या आएगा आपके पास, f इनवर्स, उसके बाद आपके पास आएगा ये वाला, और ये क्या है आपका g इनवर्स। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये इनर फंक्शन g इनवर्स, आउटर फंक्शन, सॉरी इनर फंक्शन f इनवर्स, आउटर फंक्शन g इनवर्स। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो तो इनर फंक्शन f इनवर्स, आउटर फंक्शन g इनवर्स, तो g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ऐसे ना लिखोगे, इनर फंक्शन f इनवर्स, आउटर फंक्शन g इनवर्स। या
आप इसको लिखोगे ऐसे, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि जो फॉग का इनवर्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर? सो दैट इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, और यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज पे, जितनी बार प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, दोज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वापस इसको पढ़िएगा। हम लोग इस पे फिर क्वेश्चंस करेंगे, इनवर्स निकालने पे बेस्ड, इनवर्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।